Yes, hi everyone. Very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to all of you. So today we are going to start our new subject, that is Bharatiya Sakshya Adhiniyam, right? Bharatiya Sakshya Adhiniyam, जो कि earlier it was Indian Evidence Act. Okay, so this is very important. आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और पहली चीज़ कि ये जो साक्ष्य अधिनियम है, ये क्रिमिनल लॉ है या सिविल लॉ है या दोनों पे लगता है? व्हाट डू यू थिंक? बताइए, क्या लगता है आपको? ये दोनों पे लगता है. इट अप्लाइज अपॉन बोथ, और इट अप्लाइज ओनली अपॉन सिविल, और इट अप्लाइज ओनली अपॉन क्रिमिनल लॉ. व्हाट डू यू थिंक? आदित्य, प्रवृत्ति, खुशी, राधिका, राखी, उमेद, एवरीवन प्लीज टेल मी. उमेद says sir both. Radhika says both. I believe both, all of you are saying both, है ना? Right, maximum of you are saying both. कि सर ये दोनों पे लगता है. इट डज नॉट ओनली अप्लाइज अपॉन सिविल और ओनली अपॉन क्रिमिनल, बट इट अप्लाइज अपॉन बोथ. ये दोनों पे लगता है, ठीक है. अब क्वेश्चन उठता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट है, इसका जो रोल है, इसका जो रोल है वो कब आता है? राइट, व्हेन देयर विल बी अ साक्ष्य अधिनियम विल बी अप्लाइड. ये कब अप्लाई होगा, ये हम कहां पर इसको यूज करेंगे, ये भी तो हमें देखना है ना. ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसका यूज कौन से स्टेज पर आएगा, ये भी हमें देखना है. देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मान लो कि कोई क्राइम हुआ, राइट, अ क्राइम इज कमिटेड. मान लो क्राइम मतलब मर्डर हो गया किसी का, ठीक है, राइट. किसने मर्डर करा? ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो बी गॉट किल्ड. तो जब क्राइम होगा, मर्डर होगा, तो फिर पहली चीज क्या होगी? व्हाट विल हैपन फर्स्ट? देयर विल बी एन एफ आई आर. फर्स्ट क्या होगा? एफ आई आर होगा, राइट, एफ आई आर. अब एफ आई आर कौन से सेक्शन में? सेक्शन 173 में दे रखा है एफ आई आर, राइट, बिकॉज इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो एफ आई आर लॉन्च होगी. एफ आई आर के बाद क्या होता है कि भाई सर, एफ आई आर के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन. एफ आई आर के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन, है ना. इन्वेस्टिगेशन क्या है और कौन करता है? ये सेक्शन 2 क्लॉज एल में दे रखा है बी एन एस एस, राइट. ये भी बी एन एस एस में दे रखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये सब जो है नोट डाउन करते रहे ना, सेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है. साथ के साथ आप नोट डाउन करोगे ना और याद करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, राइट. ओके, तो सेक्शन 2 क्लॉज एल में दे रखा है. अब 2 क्लॉज एल जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दैट इज द पुलिस ऑफिसर. बट इन्वेस्टिगेशन में वो करता क्या है? इन्वेस्टिगेशन में करता है टू कलेक्ट एविडेंस. इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस. इसका पर्पस क्या है? पर्पस, दैट इज टू कलेक्ट एविडेंस, टू कलेक्ट एविडेंस, राइट. दैट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि भाई हमें एविडेंस कलेक्ट करना है. अब क्वेश्चन उठता है, एविडेंस होता क्या है? व्हाट इज एविडेंस? एक तरह से फैक्ट, राइट. इट इज अ फैक्ट पर से, एक तरह का फैक्ट है जो कि हम अभी उसको एविडेंस बताएंगे कि ये एविडेंस है या नहीं. वी विल डिस्कस दिस, राइट, लेटर ऑन. तो अब क्या हुआ? एफ आई आर हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया. इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो उसके बाद क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, दैट इज चार्जशीट विल बी फाइल्ड. चार्जशीट विल बी फाइल्ड, राइट. तो चार्जशीट जो है सेक्शन 193 में फाइल्ड होती है बी एन एस एस, ठीक है, 193 चार्जशीट. इज इट क्लियर? तो जब चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद कोर्ट क्या करता है? कोर्ट देखता है कि क्या देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, कि क्या प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा है. अगर चार्जशीट में जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, पुलिस ऑफिसर ने जो एविडेंस कलेक्ट करे हैं, तो उसमें देखता है कोर्ट कि क्या कोई केस ट्रायबल है भी या नहीं. अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इट इज ट्रायबल, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस. तो चौथा पॉइंट हो जाएगा भाई, कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस 210 में दे रखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
ठीक है, साथ के साथ आप सेक्शन भी लिखते रहना, इट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉग्निजेंस ले लेगा सेक्शन, कॉग्निजेंस ले लेगा कोर्ट। जब कॉग्निजेंस ले लेगा उसके बाद क्या करता है कोर्ट? कोर्ट विल इशू अ प्रोसेस। पांचवा पॉइंट हो जाएगा कोर्ट विल इशू अ प्रोसेस। इशू अ प्रोसेस का क्या मतलब है कि भाई कोर्ट जो है अब एक्यूज को बुलाएगा, ठीक है, या तो सम्मन देके बुलवाएगा या तो वारंट देके उसे बुलाया जाएगा, ठीक है, राइट। या तो द कोर्ट विल इशू सम्मन्स और द कोर्ट विल इशू वारंट, राइट, एज द केस में बी। तो अब जब आप उसको बुलाते हो तो उसको बताते हो कि भाई आपके खिलाफ ये एफआईआर आई है, ठीक है, और आपके खिलाफ ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइडेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड। अब डॉक्यूमेंट जब प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद होता है हियरिंग ऑन चार्ज। हियरिंग ऑन चार्ज, उसके बाद होता है हियरिंग ऑन चार्ज। चार्ज पर हियरिंग होती है, और जब चार्ज पे हियरिंग होती है उसके बाद या तो डिस्चार्ज होगा या तो चार्ज फ्रेम होगा। तो मैं यहां लिखता हूं चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है, चार्ज फ्रेम। तो वंस द चार्ज इज फ्रेम्ड देन यू विल से द ट्रायल विल स्टार्ट। तो द ट्रायल स्टार्ट्स वंस द चार्ज इज फ्रेम। तो जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो यहां पर जब ट्रायल स्टार्ट होगा, ये 9 पॉइंट ट्रायल स्टार्ट, और 10th जजमेंट विल बी देयर, ट्रायल विल कंक्लूड एंड नाउ द जजमेंट विल बी देयर। तो इन सारे प्रोसेस में, इन सारी चीज में आपका चार्जशीट हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, कोर्ट विल इशू प्रोसेस, राइट, डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड, हियरिंग ऑन चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग। एविडेंस एक्ट कहां आएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहां लगेगा? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा यहां पर, ओवर हियर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द कोर्ट विल सी दैट ये जो फैक्ट आप लेकर आ रहे हो ये रेलेवेंट है भी या नहीं, राइट, ये जो फैक्ट है क्या ये एविडेंस है भी या नहीं। तो एक ट्रायल के स्टेज पर देखा जाएगा कि क्या ये फैक्ट रेलेवेंट है, क्या ये फैक्ट को हम कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं, क्या इसको कॉरोबोरेट करा जा सकता है, क्या हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी मेमोरी, क्या इस फैक्ट से कोर्ट सवाल पूछ सकता है पार्टी से, विटनेस से। तो ये सारी चीजें, तो आई विल रिपीट माई सेल्फ, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल अप्लाई ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। और यहां पे जो एविडेंस कलेक्ट करें इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर, तो ये देखा जाएगा ट्रायल स्टेज पर कि भाई क्या वो एविडेंस सफिशिएंट है इन ऑर्डर टू कन्विक्ट द एक्यूज और नॉट। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? तो प्राइमरीली भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल अप्लाई एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। हालांकि इससे पहले एक और स्टेज है, दैट इज चार्ज फ्रेमिंग, राइट, चार्ज फ्रेमिंग। तो यहां पर भी कोर्ट देखता है कि आपके पास कौन कौन से एविडेंसेस आए हैं आपके खिलाफ, ठीक है, राइट, और वहां पे प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगा कोर्ट और डिफेंस को भी सुनेगा, एक्यूज्ड को भी सुनेगा। तो वहां पर भी कोर्ट देखता है कि भाई कौन कौन से एविडेंसेस ऑन द फेस ऑफ इट हैं, राइट, और कोर्ट बिलीव्स दैट देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, और द कोर्ट थिंक्स दैट देयर आर नो सफिशिएंट एविडेंस इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर, देन द कोर्ट मे डिस्चार्ज द एक्यूज्ड ऑल्सो। कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई एविडेंसेस सारे फर्जी हैं, नकली हैं, बनावटी हैं, राइट, देन इन दैट केस व्हाट द कोर्ट विल डू, कोर्ट विल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड, राइट। कोर्ट को लगता है कि भाई प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, ट्रायबल बनता ही नहीं है, चार्ज बनते ही नहीं है, then what court will do, court will discharge. Why the court will discharge? Because the evidences present before the court are not sufficient enough to frame the charge. That means that they are not plausible. समझ में आया my dear students? Tell me. यहां तक क्लियर हो रहा है? प्रवृत्ति ठीक है, आदित्य ठीक है, खुशी ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, उमेद ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, अच्छा, किसी ने मर्डर करा, ठीक है। अब जो मर्डर करा है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे तभी तो आप उसको
कन्विक्ट करोगे मर्डर के लिए, है ना। मर्डर दे रखा है सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अर्लियर इट वाज देयर इन सेक्शन 300, नाउ इट इज 101, ठीक है। तो मर्डर के कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो आप लायबल हो जाओगे मर्डर के लिए। एलिमेंट्स क्या है कि भाई हमें पहले एक्टस रियस एंड मेंसरिया, ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, तब जाके हम मर्डर को प्रूव हो जाएगा, तब जाके मर्डर विल बी प्रूव्ड। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्टस रियस एंड व्हाट इज मेंसरिया। हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड। प्रवृत्ति से पूछते हैं, बेटा आप बताओ व्हाट इज एक्टस रियस। So actors really wrongful act and the man's ria is guilty mind. ओके, तो आप कह रहे हो सर एक्टस रियस इज अ रॉन्गफुल एक्ट, है ना। ठीक है, ओके ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? खुशी, व्हाट इज एक्टस रियस बेटा, बता दो। आदित्य, व्हाट इज एक्टस रियस, बता दो। यस मिस्टर आदित्य। राखी, राधिका, उमेद एंड अदर्स। Sir, guilty act or omission which result in possession of crime. आप कह रहे हो गिल्टी एक्ट, है ना, Yes, sir. और आगे? Or omission which result in the possession of crime. विच रिजल्ट इन अ कॉजेशन ऑफ अ क्राइम। Yes. अच्छा, गिल्टी एक्ट, अच्छा, और ओमिशन, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? आदित्य, यस बोलिए। नहीं, ओके। खुशी, व्हाट हैपेंड? राखी, उमेद। तो जनरली चलो मैं आपको पहले एक्टर्स रियस समझाता हूँ, ठीक है। मेंस रियस इज अ गिल्टी माइंड बेसिकली, ठीक है। एक्टर्स रियस इज डिफरेंट, एक्टर्स रियस इज डिफरेंट। जनरली बच्चे या लोग कहते हैं कि एक्टर्स रियस इज अ एनी wrongful act, right, which is forbidden by law. Any wrongful act या guilty act which is forbidden या prohibited by law. आपके हिसाब से ये डेफिनेशन सही है? एनी wrongful act या guilty act which is forbidden or which is prohibited by law, बताओ ये सही है आपके हिसाब से? इफ यस गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट बी अशेम्ड, क्योंकि मैंने भी कॉलेज में यही पढ़ा, उसके बाद मेरे को समझ में आया, उसके बाद आई गॉट एनलाइटेंड। बट टेल मी। प्रवृत्ति says yes, okay. What about others? Radhika says yes, okay. And over here, Radhika, act also includes illegal omission, ठीक है, राइट। वो डेफिनेशन में हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। चलो, ये कह रहे हैं एनी रॉन्गफुल एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, राइट। ये रॉन्गफुल एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। मान लो मेरे हाथ में ये क्या है, एक पेन है, बट इसको आप मान के चलो एक नाइफ है, ठीक है, राइट। और मैं यहां पे फेंक रहा हूं, आई एम थ्रोइंग इट ओवर हेयर। सो थ्रोइंग इज माई एक्ट, बट यहां कोई भी नहीं है, तो क्या ये एक्टर सीरियस होगा? नथिंग हैपेंड ना। मैंने चाकू इस तरफ मारा और यहां कोई भी नहीं है, तो मेरा मारना इज थ्रोइंग इज माई एक्ट,
है ना. बट इफ द सेम नाइफ आई एम थ्रोइंग एट यू, अब क्या हो गया, आपको चोट लग जाएगी, यू विल गेट हर्ट. तो मेरा मारना इज एक्ट सीरियस या आपको हर्ट होना इज एक्ट सीरियस, बताओ. टेल मी. आपको चोट लग जाना विल बी एक्ट सीरियस. ये समझ में आया? क्योंकि जो मैंने यहां पे मारा वही चीज मैंने यहां पे भी तो करी है. इट वॉज द सेम एक्ट, द थ्रोइंग ऑफ पेन और द थ्रोइंग ऑफ नाइफ, and over here throwing of knife. So throwing is my act. But what will happen? In the first example, nothing has happened. But in the second example, the hurt has been caused. So hurt is what? That is the consequence of my conduct. And that consequence is forbidden or prohibited by law. So that is the actus reus. आपको अब समझ में आया? Tell me. कि सिर्फ मेरा एक्ट करना इज नॉट द एक्ट सीरियस, रादर उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है और क्या वो कॉन्सिक्वेंस लॉ के अगेंस्ट है, प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है या नहीं. क्योंकि सेम नाइफ मैंने यहां पे भी तो फेंका था, थ्रो करना, और ये मैं आपकी तरफ भी कर रहा हूं, थ्रोइंग. सो थ्रोइंग इज माई एक्ट, बट उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है? पहले एग्जाम्पल में नथिंग, बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज the hurt. So hurt is the consequence of my human conduct which is forbidden by law. So therefore hurt is the actus reus, not the throwing of knife. समझ में आया? तो ये डेफिनेशन रॉन्ग है. आदित्य प्लीज आस्क. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग बेटा. सर फिर वो अटेम्प्ट में नहीं आएगा? बेटा वो अटेम्प्ट में कब? जब मैंने यहां मारा, यहां तो कोई भी नहीं है ना. लेकिन सर आप बोल रहे हो ना कि जैसे कंडक्ट, जैसे हार्ट हर्ट होता है तो हर्ट होने के बाद वो आपका सीरियस माना जाएगा. तो सर अब जैसे फिर से बोलो, फिर से बोलो. हर्ट हो गया तो? अगर सर हर्ट हो गया तो वो आपका सीरियस माना जाएगा. लेकिन सर हर्ट नहीं होता है उसको, मतलब लेकिन फेंका वो उसी डायरेक्शन में है. हाँ, तो वो ये सोचते अटेम्प्ट कि टू इसको हर्ट का एक्टर सीरियस हो गया. हाँ सर, मतलब मैं यही सोच रहा था, मतलब वो होगा तो तो अटेम्प्ट फिर ना वो accept हमारा अटेम्प्ट जो है उसका एक्टर सीरियस कंप्लीट हो गया ना. समझ में आया? तो यहां पे जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ is actus reus. Okay, consequence of human conduct which is forbidden by law, that is actus reus. It is not the only act. ये सिर्फ एक्ट नहीं है, बल्कि उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है और क्या वो कॉन्सिक्वेंस फॉरबिडन है. समझ में आया? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हालांकि दैट इज द पार्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता, बट मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्योंकि हम साक्ष्य अधिनियम कर रहे हैं, क्रिमिनल और सिविल दोनों ही इसमें आती हैं, तो आपको थोड़ा क्रिमिनल के बारे में पता होना चाहिए. जैसे मान लो ए ने बी को गोली मारी, शूट, राइट, ए शूट अपॉन बी एंड बी डाइड ऑन द स्पॉट. तो जब इसने ट्रिगर पुल करा, and B died. So this is 1, this is 2. अब आप मुझे बताओ what is the actus reus? What is the actus reus? गोली चलाना या डेथ? राधिका says death. What is the actus reus for murder? मर्डर का actus reus क्या है? Radhika says death. What about others? Aditya says death. Yes, प्रवृत्ति, श्वेता, खुशी. खुशी says death.
Shweta says yes sir, very good. Shweta says it's death, okay. प्रवृत्ति says death. तो अब आप डेथ क्यों कह रहे हो भाई, आपकी तो ये डेफिनेशन थी ना, एनी रॉन्गफुल एक्ट। तो यहां पर रॉन्गफुल एक्ट तो पुलिंग द ट्रिगर हो गया आपकी डेफिनेशन से, बताओ। और डेथ क्या है, डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस। तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, ओके। डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई कंडक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आप समझ में आया? इट इज नॉट द ओनली wrongful act, rather the consequence of that act which is forbidden by law. Okay, clear? राधिका ठीक है, खुशी ठीक है, आदित्य ठीक है, श्वेता, उमेद ठीक है, प्रवृत्ति ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है दैट इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट which is forbidden by law, that is actus reus, right? And if it is coupled with the mens rea, desired mens rea, then it is the mens rea, then it will be a complete offense, है ना? कि अगर उसमें इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है और आपने वो एक्ट जो है, जो कॉन्सिक्वेंस लिया है, आया है, वो उस डिजायर्ड मेंस रिया से करा है, मतलब उस डिजायर्ड इंटेंशन से करा है, तो वो कंप्लीट ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर मर्डर की बात करूं, यहाँ पे मर्डर की बात करूं, तो जो इसने ट्रिगर पुल करा है ये विद इंटेंशन करा है, टू कॉज डेथ, राइट, टू कॉज डेथ। तो यहां पर जो इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 101 के, राइट, दैट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया, बोथ आर फुलफिल्ड। एक्टस रियस क्या है, डेथ हो गया, मेंस रिया क्या है, इंटेंशन, दोनों प्रूव हो गए, राइट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो जितने भी फैक्ट्स हैं इसमें, ये जो पुलिंग द ट्रिगर, इट इज ऑल्सो द फैक्ट ना, ये भी तो एक तथ्य है कि आपने ट्रिगर पुल करा, राइट। ये जो डेथ हुई है ये भी तो एक फैक्ट है। तो जितने भी फैक्ट हैं, राइट, उसने सुबह चाय पी थी, ये भी एक फैक्ट है। उसने सुबह चाय नहीं, उसने कॉफी पी थी, ये भी एक फैक्ट है। उसने कॉफी, ब्लैक कॉफी पी थी विदाउट शुगर, ये भी एक फैक्ट है। बट क्या ये फैक्ट रेलेवेंट है? उसने गोली चलाई, ये भी एक फैक्ट है। क्या ये फैक्ट रेलेवेंट है? तो ये जितने भी सारे फैक्ट्स हैं, ये क्या रेलेवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, ये हमें साक्ष्य अधिनियम बताता है, वो हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सो ऑल दीज फैक्ट्स will be examined according or with the eyes of Sakshya Adhiniyam, with the lens of Sakshya Adhiniyam, right? Will be examined that whether that fact is relevant or irrelevant. And उसके बाद relevant के साथ साथ क्या ये admissible है, ये भी हमें देखना है। क्या ये admissibility के साथ साथ क्या ये fact इतने relevant and proved है जिसके बेस पे हम judgment दे सकते हैं, ये भी हमें देखना है, right? Is it clear? तो यहां पर कुछ फैक्ट इन इशू होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट जो कि रेलेवेंट फैक्ट होंगे, राइट। कुछ ऐसे फैक्ट जो इररेलेवेंट फैक्ट होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट जो रेलेवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है। जैसे पुलिस के सामने आपने कन्फेस कर दिया, तो रेलेवेंट तो है बट इनएडमिसिबल है, राइट, कि रेलेवेंट है बट इनएडमिसिबल है। तो हमें बहुत सारी चीजें, जैसे फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, एडमिसिबल फैक्ट कौन से होते हैं, राइट, तो ये सारी चीजें वी विल बी एग्जामिनिंग इट इन द साक्ष्य अधिनियम, राइट। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है, ये जो फैक्ट इन इशू है ये भी हालांकि हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, बट थोड़ा सा बता देता हूं। फैक्ट इन इशू बेसिकली आपका एक प्रिंसिपल फैक्ट है जो कि आपको प्रूव करना है, दैट वेदर यू कॉज द मर्डर, वेदर यू किल्ड बी, राइट, कि क्या ए ने बी को मारा, दैट इज फैक्ट इन इशू। क्या ए ने बी का पर्स चुराया, दैट इज फैक्ट इन इशू। क्या वहां पर ए मौजूद था, दैट इज रेलेवेंट फैक्ट, राइट। तो फैक्ट इन इशू को एक बंदा प्रूव करेगा, दूसरा उसको डिनाई करेगा। अ पर्सन विल एलिज दैट फैक्ट इन इशू एंड द अदर पर्सन विल डिनाई दैट फैक्ट, दैट विल बी अ फैक्ट इन इशू। हालांकि अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर?
तो कोई भी अगर क्राइम होता है ना, कोई भी अगर क्राइम होता है या कोई भी अगर एक्ट होता है, जैसे कि हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करो, कॉज ऑफ एक्शन मैं सिविल केस में ले गया, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोलूंगा ना कि आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने उसको पेपर में लिखा, तो ये भी तो एक फैक्ट है। आपने साइन करे बट मैंने साइन नहीं करे, तो ये भी तो एक फैक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन उठेगा कि क्या आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो दैट इज फैक्ट इन इशू। जो कि मैं बोलूंगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप मना करोगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वो फैक्ट इन इशू बन गया, दैट वेदर देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्राइम के केस में कि मर्डर हुआ, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ए किल्ड बी, दैट इज फैक्ट इन इशू। ए कहता है मैंने नहीं मारा, बी कहता है आपने मारा, बी मतलब प्रोसिक्यूशन कहता है आपने मारा, एक्यूज कहता है मैंने नहीं मारा। तो इनको जो क्राइम हुआ है या कॉज ऑफ एक्शन है, जो फैक्ट इन इशू है बेसिकली, इसको आप कैसे प्रूव करोगे? या तो आप डायरेक्ट एविडेंस दोगे, राइट, डायरेक्ट एविडेंस कि भाई मैंने देखा था उसको मारते हुए, मैं डायरेक्ट एविडेंस दे रहा हूं, आई एम द स्टार विटनेस। या तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस समझ में? डायरेक्ट एविडेंस कि भाई मैंने खुद देखा था, उसने मेरे सामने मेरे सामने उसको गोली चलाई और वो मर गया, मैं डायरेक्ट एविडेंस दे रहा हूं। सर्कमस्टांशियल कि मैं वहां पर था नहीं, राइट, बट मैंने उसको मौके वारदात पे देखा था। मैंने नहीं देखा उसको गोली चलाते हुए, बट मैंने उसको देखा था उस जगह पर, उस समय पर, तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो गया। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताएगा, कुछ मैकेनिज्म बताएगा, जिसके बेसिस पर आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, राइट, जिसके बेसिस पर आप उस फैक्ट को प्रूव करोगे या डिसप्रूव करोगे। आपको एविडेंस आइडिया जो साक्ष्य अधिनियम है, दिस विल टेल यू दैट व्हाट फैक्ट इज रेलेवेंट। अब मान लो मैं फैक्ट दे रहा हूं, मैं एक गवाही दे रहा हूं कि मैंने उसको देखा था सुबह चाय पीते हुए, तो क्या ये रेलेवेंट होगा? तो ये डिपेंड करता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। मैंने उसको देखा था सुबह चाय पीते हुए उसके घर के पास, तो ये रेलेवेंट है। बट उसने सुबह अंडा खाया था, ऑमलेट खाया, तो क्या ये रेलेवेंट है? मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका अंडा खाने से क्या मतलब? तो रेलेवेंट नहीं है। तो ये कौन बता रहा है हमें क्या रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है? ये हमें साक्ष्य अधिनियम बता रहा है, राइट। इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट कि कौन प्रूव करेगा वो फैक्ट, किसके ऊपर बर्डन होगा, ये अभी हमें कौन बता रहा है? ये भी साक्ष्य अधिनियम बता रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने उसको देखा था वहां पे मौके वारदात पे, उसके घर के सामने, विक्टिम के घर के साथ में मैंने देखा था, तो कौन प्रूव करेगा? जिसने देखा था वही तो बोलेगा। कि अगर मैं बोल रहा हूं मैंने देखा था तो मेरे ऊपर बर्डन है, ये कौन बता रहा है? ये साक्ष्य अधिनियम बता रहा है। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? श्वेता ठीक है, आदित्य ठीक है, उमेश ठीक है, राधिका ठीक है, प्रवृत्ति ठीक है, राखी ठीक है, ओके गुड। तो देखो दो चीजें होती है, एक होता है ऑफेंस जो कि क्राइम में चले गए हम, एक होता है सिविल रॉन्ग जो कि हम सिविल साइड में चले गए, मतलब आपका सिविल, राइट, एक क्रिमिनल एक सिविल, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम पे दोनों पे लगता है, राइट। ऑफेंस तो हम देख लेंगे कि भाई एक्टर सीरियस मेंस देख लेंगे। सिविल रॉन्ग में क्या है कि भाई कॉज ऑफ एक्शन आपको प्रूव करना पड़ेगा, और जहां पे भी कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, राइट, तो यहां पे एक मैक्सिम है, उबी जस्ट ईबी रेमिडियम। व्हाट डज इट मीन? उबी जस्ट ईबी रेमिडियम, व्हाट डज इट मीन? कि जहां कहीं पर भी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। कि अगर आपका कोई राइट है, यहां पे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और आप मान लो मैंने आपको बोला कि आप मेरी वॉच खरीदोगे, आपने बोला हाँ, राइट। अब मैं आपको वॉच देने के लिए रेडी हूं, आप पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो, तो मेरा राइट है ना आपके ऊपर सूट फाइल करने का,
राइट, मेरा राइट है आपसे पैसे लेने का, क्यों? क्योंकि हमारे बीच में करार हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, राइट। सो उस राइट के लिए एक रेमेडी है। रेमेडी क्या है कि मैं कोर्ट जाऊंगा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? सो ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम का मतलब है वेयर देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। गॉट इट? इज इट क्लियर? कि अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं अभी भी परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं, बट आपने ब्रीच कर दिया, तो मेरा राइट है ना आपसे पैसे लेने का कि भाई सब देखो गलत कर रहे हो, अब आपने वादा करा था, वादा करा तो निभाना पड़ेगा, राइट। वादा करा तो निभाना पड़ेगा, निभाओ। अगर आप मना करते हो तो मेरा रेमेडी है कि भाई मैं कोर्ट जाऊंगा, राइट। इज इट क्लियर? तो बेसिकली पूरा आपका जो साक्ष्य अधिनियम है वो एक फैक्ट के अराउंड घूमता है। तो साक्ष्य अधिनियम हमें बताता है कि कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो फैक्ट फैक्ट इन इशू भी हो सकता है, वो फैक्ट आपका रेलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है, राइट। वो फैक्ट आपका मेंटल फैक्ट भी हो सकता है, फिजिकल फैक्ट भी हो सकता है। मेंटल फैक्ट क्या? कि भाई आज मैं देख रहा हूं कि आज भी कुछ बच्चे छुट्टी पर हैं, तो ये मेरा मेंटल फैक्ट है विच इज आई एम कॉन्शियस अबाउट दैट दे आर स्टिल स्टूडेंट्स हु आर ऑन लीव टुडे, राइट। ओके, इज इट क्लियर? हालांकि ये फिजिकल आ जाएगा। मेंटल फैक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आज मेरे यहाँ पे जो है पेन हो रहा है चेस्ट में फॉर एग्जांपल, और मैं यूं यूं कर भी रहा हूँ, राइट। तो आपको दिख रहा है कि सर जो अपने चेस्ट पे हाथ रख रहे हैं और इनको पेन हो रहा है, तो ये फिजिकल है। बट मेंटल, मेरे मेंटल में क्यों? क्योंकि ये जो है मेरे को दर्द भी हो रहा है विच आई एम एक्सप्रेसिंग इट, दैट इज माई मेंटल फैक्ट। ओपिनियन हो गया, राइट, कि मेरा आपके प्रति क्या ओपिनियन है, दैट खुशी इज वेरी रेगुलर, राइट, प्रवृत्ति इज रेगुलर, आदित्य इज रेगुलर, एवरीवन इज रेगुलर एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट जो मैं देख सकता हूं, जो मैं परसीव कर सकता हूं, जो मैं सुन सकता हूं। अभी हम इन सब पे आऊंगा, आई विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल दिस इन डिटेल, राइट। टुडे इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास। माय फर्स्ट क्लास इज ऑलवेज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। आज मैं आपको थोड़ा अवगत करवा रहा हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कि भाई ये है क्या, कहां यूज होता है, कैसे करेंगे, इस फैक्ट को हम प्रूव कैसे करेंगे। अगर कोई फैक्ट है तो इसको आप प्रूव कैसे करोगे, हाउ टू प्रूव। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम या तो डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव करेंगे या तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव करेंगे। डायरेक्ट है तो बहुत ही बढ़िया, डायरेक्ट नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, राइट, जो अपने आप में तो रेलेवेंट है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और क्या इतने कनेक्टेड हैं दैट इट इज फॉर्मिंग अ चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और क्या इतने ज्यादा इंटैक्ट है दैट इट इज पॉइंटिंग आउट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। तो हमें ये सारी चीजें एग्जामिन करनी है, तब जाके हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे उसको कन्विक्ट करेंगे। अदरवाइज इफ देयर इज अ स्लाइटेस्ट डाउट that the chain of circumstantial evidence is not complete due to slightest doubt, then the benefit of doubt is given to the accused and the accused will be acquitted if there is a trial. But if all the chain of circumstantial is complete and it is pointing out the guilt of the accused beyond all a reasonable doubt, then at that point of time the court will convict the accused. समझ में आया? Is it clear? तो यहां पर किसी भी केस में, किसी भी अगर मैं केस की बात करूं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें वी विल प्रूव और डिसप्रूव सर्टेन फैक्ट्स, राइट। तो कौन से फैक्ट आप प्रूव करोगे, कौन से फैक्ट को आप डिसप्रूव करोगे, ये हमें साक्ष्य अधिनियम बताएगा, राइट। इज इट क्लियर? राइट। सो व्हाट फैक्ट you will prove,
और डिसप्रूव। यू एज इन द इंटरेस्टेड पार्टी। अब इंटरेस्टेड पार्टी कौन है वो भी आई विल बी डिस्कसिंग लेटर। तो पहला चीज हम तो यहां पे प्रूफ करेंगे फैक्ट इन इशू, प्रिंसिपल फैक्ट कि किसने मारा, राइट, प्रिंसिपल फैक्ट, दैट इज फैक्ट इन इशू। ओके, राइट। सो इस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए हमें कोई और फैक्ट से प्रूव करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस फैक्ट इन इशू वी हैव टू प्रूव अनदर फैक्ट, सो दैट फैक्ट मे बी अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो वो जो रेलेवेंट फैक्ट है क्या वो एडमिसिबल है, क्या वो एडमिसिबल है, तो उसके लिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखना पड़ेगा। तो किसी एक प्रिंसिपल इशू को प्रूव करने के लिए हमें रेलेवेंट फैक्ट देखना पड़ेगा, और क्या वो रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल है भी या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। इज इट क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन प्रूव करेगा, हु विल प्रूव। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हु विल प्रूव, कि भाई प्रूव कौन करेगा, राइट। भाई वही प्रूव करेगा जो अगर नहीं देगा उसके एविडेंस तो वो हार जाएगा। So the person who is interested in proving it will have the burden, right? Okay. So the party who is interested, the party who is interested to prove। मेरे को लगता है लाइट जाने वाली है, क्यों? क्योंकि आंधी आ रही है यहाँ पर। तो अगर बाई चांस डिस्टर्ब हो तो बस 1 मिनट वेट करना है, और मैं एक बार स्विच कर ही देता हूँ ना इसको अपने इस पे, क्या नाम है, Spotify। आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज से दिस Spotify, इट इज हॉटस्पॉट, राइट, डिस्कवरेबल। 1 मिनट रुको, बहुत तेज आंधी आ रही है यहाँ पर। आपकी उधर आंधी आ रही है क्या? खुशी says yes, आदित्य says no, प्रवृत्ति says no, राखी says yes, उमेद says yes। ओके, तो जो मेरे आसपास रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पे आंधी आ रही है बहुत तेज, मतलब नोएडा, गाजियाबाद, ईस्ट दिल्ली, राइट। अच्छा अभी चल गया है, कनेक्टेड हो गया है। वैसे आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है साक्ष्य अधिनियम? टेल मी, इंटरेस्टिंग लग रहा है? श्वेता सेज यस, ओके, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है दैट हु विल प्रूव। द पार्टी हु इज इंटरेस्टेड टू प्रूव विल हैव द बर्डन। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि दत्त साहब मैंने देखा था उसको उसके घर के सामने, कौन प्रूव करेगा? ये मैं ही तो प्रूव करूंगा, राइट। ओके, सो दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, राइट। कि भाई पहला जो स्टैटिक बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो तो प्रोसिक्यूशन को होता है। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि भाई इस एक्यूज ने ऑफेंस करा है, तो सबसे बड़ा बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, वो बताएगा। एक्यूज नहीं बोलेगा कि भाई मैंने नहीं मारा, पहले तो आप ही प्रूव करोगे कि आप प्रूव करोगे कि मैंने मारा, आप प्रूव करोगे कि मैंने चोरी करी है। मैं क्यों अपनी गवाही दूं अभी कि मैंने चोरी नहीं करी? आप प्रूव करो कि मैंने चोरी करी है, राइट। So it is called static burden of proof, that is section 104। burden of proof जो मैं बता रहा हूं, static burden of proof, ये सेक्शन 104 में दे रखा है, राइट। जिसे हम प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद अगर मान लो प्रोसिक्यूशन कहता है कि भाई साहब हमने देखा था आपको चुराते हुए, हमने देखा था आपने गौरव महिंद्रा सर का वॉलेट पे हाथ मारा था, राइट। तो प्रोसिक्यूशन ने एक डाउट तो रेस कर दिया आदित्य के ऊपर कि आदित्य ने गौरव सर का वॉलेट के ऊपर हाथ मारा। तो आदित्य के ऊपर, अब आदित्य अगर एविडेंस नहीं देगा तो कौन हारेगा? आदित्य हार जाएगा ना, राइट। सो देयरफॉर बर्डन ऑफ प्रूफ अब शिफ्ट हो गया, किसके ऊपर हो गया? आदित्य के ऊपर हो गया, उस पार्टी के ऊपर हो गया जो पार्टी अगर एविडेंस नहीं देगी तो वो हार जाएगा। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन शिफ्टेड अपॉन द आदित्य। अब आदित्य बोलेगा नहीं नहीं सर, मैंने चोरी करने के लिए नहीं हाथ लगाया,
मैंने सर का वॉलेट बचाने के लिए हाथ लगाया था, वो गिरने वाला था। तो आदित्य ने ये फैक्ट बता दिया जो कि रेलेवेंट है। अब बर्डन मेरे ऊपर शिफ्ट हो गया, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अब प्रोसिक्यूशन बोलेगा नहीं जी, चोरी करने के लिए करा था इन्होंने, सेव करने के लिए नहीं। वहां एकदम सेफ सेक्लूडेड सेफ प्लेस पर था वो वॉलेट, वहां से कोई चोरी नहीं कर सकता था, मतलब वहां उस वॉलेट को दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको माय डियर स्टूडेंट्स? अब कुछ ऐसे भी फैक्ट होते हैं, कुछ आगे हम ऐसे भी फैक्ट पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी फैक्ट है जिनको प्रिज्यूम करा जाएगा, जिनको प्रिज्यूम करा जाएगा। देयर विल बी अ प्रिजम्पशन, ओके, देयर विल बी अ प्रिजम्पशन, राइट। अब प्रिज्यूम मतलब कि मान लो कि कोर्ट प्रिज्यूम करके चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, राइट। अगर मैंने बता दिया कि भाई वहां पे ऐसी लड़ाई हुई थी, बहुत सारी मारपीट हुई, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि भाई लड़ाई हुई होगी, राइट। कुछ ऐसे फैक्ट्स बता दिए, मान लो दंगे हो गए, तो वहां कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ वहां पे दंगे हुए थे, वहां पे लड़ाई वड़ाई हुई है और शायद आग भी जली है, आग जनी हुई है, तो दैट विल बी प्रिज्यूम्ड, राइट। सो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स which are presumed fact, okay, there are certain facts which are judicially noticeable facts, there are certain facts which are admissible fact, which is admitted fact। तो कुछ ऐसी प्लीडिंग्स हैं, राइट, जो कि एडमिटेड है, एडमिटेड प्लीडिंग्स, कि आप एडमिट कर ले तो हाँ जी मैं वहां पर था, तो एडमिटेड है ना। तो जो एडमिटेड प्लीडिंग्स हैं, यू नीड नॉट हैव टू प्रूव इट, नीड नॉट हैव टू प्रूव इट, आपको प्रूव नहीं करना उसको, राइट। वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडमिटेड। अब जो एडमिटेड है उसको प्रूव करके क्या करोगे आप? टाइम वेस्ट करोगे, राइट, क्योंकि डिनाई थोड़ी कर रहे हो आप, तो एडमिटेड है, राइट। ये दे रखा है सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एडमिटेड प्लीडिंग्स नीड नॉट हैव टू बी प्रूव्ड। देयर आर सर्टेन जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स, these facts are also need not have to be proved, राइट। ये सेक्शन 51 52 में दे रखा है, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स, देयर आर सर्टेन प्रिज्यूम्ड फैक्ट्स, राइट, कोर्ट विल प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट। सेक्शन 120 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, right, there are certain facts which are privileged communication, अब ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाले होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, दैट इज नॉट एडमिटेड पर से, कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई है तो क्या उसका एविडेंस दे सकते हो? रेलेवेंट हो सकता है बट वो एडमिसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, राइट। ये दे रखा है सेक्शन 127 से लेकर 136। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? खुशी ठीक है, आदित्य ठीक है, प्रवृत्ति ठीक है, उम्मीद ठीक है, राखी ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, सर प्लीज जूम आउट, ये लीजिए, मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये लीजिए। डन, ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज कि भाई आप ये जो इतने सारे फैक्ट्स हैं, राइट, ये जो इतने सारे फैक्ट्स हैं, कौन से फैक्ट्स हो गए भाई? आपके फैक्ट इन इशू हो गया, रेलेवेंट फैक्ट हो गया, है ना, राइट।
ओके, डायरेक्ट एविडेंस हो गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, राइट। ये जितने फैक्ट्स हैं या जो एविडेंस है, इनको आप प्रूव कैसे करोगे? हाउ टू प्रूव, हाउ यू विल प्रूव? आप बोलोगे सर या तो मैं डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव करूंगा या तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव करूंगा ना, ठीक है। बट डायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी तो आप प्रूव करोगे किसी तरह, तो उनको आप या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या तो ओरल एविडेंस, इन तरीके से प्रूव करोगे ना कि भाई कुछ दस्तावेज दिखाओगे, आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट, और कॉन्ट्रैक्ट हमने राइटिंग में करा, तो कुछ डॉक्यूमेंट होगा, तो डॉक्यूमेंट से प्रूव करोगे। लो जी, लाइट चली गई, लाइक आई सेड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये जो एविडेंस है ये आप कैसे प्रूफ करोगे? या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ करोगे या तो ओरल एविडेंस से प्रूफ करोगे, राइट। तो जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एविडेंस, और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, राइट, ओके, ओरिजिनल। सेकेंडरी मतलब उसका कॉपी, right? If the original is not available, then you will prove it by with the help of secondary, that is photocopy, right? That is copy, ठीक है। जनरली हम प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करते हैं, तो फिर उसके अगर प्राइमरी नहीं है तो हम सेकेंडरी देखते हैं। बट ओरल में ऐसा कुछ नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं है। ओरल में क्या है, मैं कोर्ट में जाके ओरल टेस्टिमनी दे रहा हूँ, दैट इज ओरल एविडेंस, ठीक है। अब बट अगर मैं ओरल की बात करूं, ओरल एविडेंस की बात करूं, तो यहां पे जो विटनेस है उसकी कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठता है कि क्या ये विटनेस कॉम्पिटेंट है भी या नहीं, राइट। विटनेस कॉम्पिटेंसी, whether that witness is competent to give the testimony, is it clear? तो फिर हम विटनेस को भी एग्जामिन करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है कि भाई विटनेस को कैसे एग्जामिन करोगे आप? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस विल बी इन ऑर्डर टू एसरटेन दैट वेदर सच विटनेस इज रिलायबल इनफ और नॉट, क्रेडिबल इनफ और नॉट। क्योंकि जो विटनेस है वो अपने मन से जवाब दे रहा है, अपने मन से स्टेटमेंट दे रहा है, गवाही दे रहा है, तो हमें ये भी तो देखना है कि ये विटनेस सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कोर्ट में आके, राइट। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें ये भी देखना है, तो कॉम्पिटेंसी भी देखनी है, रिलायबिलिटी भी देखनी है, क्रेडिबिलिटी भी देखनी है, राइट। और वो जो एविडेंस दे रहा है वो कितना उसकी उस एविडेंस की वैल्यू कितनी है, एविडेंशियरी वैल्यू भी देखनी है। जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, एक्सपर्ट ओपिनियन कि भाई एक मान लो कि एक जो है ऐसे इंसिडेंट यहां पे एक डेड बॉडी है, बट यहां पर एक शू मार्क है, राइट। शू मार्क जो कि 8 नंबर का है, राइट, साइज इसका 8 है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट जो आएगा वो इसकी फोटो लेगा, राइट। वो इस शू मार्क को कुछ ऐसा केमिकल डालेगा जिससे एग्जैक्ट इम्प्रिंट आ जाएगा उसका। तो फिर अब एक्सपर्ट जो है वो देखेगा कि उसके बाद अगर कोई और एविडेंस भी आता है, मान लो क्या नाम है, एक्यूज्ड के जूते का साइज भी सेम है, तो डिजाइन देखेगा कि क्या ये इसका है भी या नहीं। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है, कह रहा है कि हाँ जी ये तो एग्जैक्ट इसी का ही है, यही है एक्यूज्ड। तो सिर्फ शू के मार्क मिल जाने से, एक्सपर्ट ओपिनियन देने से क्या आप एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दोगे? बताओ, टेल मी, विल यू कन्विक्ट द एक्यूज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द शू मार्क कि आपका मैच कर गया जूते का साइज भी और मार्क भी? बता दो, विल यू बी कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन?
बेटा ये मेरे को थम्स अप तो नहीं दिखा, सिर्फ कुछ जाता हुआ दिखा बट थम्स अप नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। कोई थम्स अप करना है या थम्स डाउन करना? नाउ आई कैन सी थम्स अप। ओके ठीक है। ओके प्रवृत्ति, तो कि सिर्फ इसके एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन अभी यहाँ पर इज अ वीक एविडेंस। जो एक्सपर्ट ओपिनियन का जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो थोड़ी कम है, समझ में आया? बट अगर यहाँ पे डीएनए मिल जाता तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? राइट। तो देखा जाता है कि जो आप एविडेंस दे रहे हो उस एविडेंस की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एविडेंस। ओके राइट। तो इसको मैं दोबारा से रैप अप करता हूं, हालांकि अभी हम और करेंगे डिस्कस इसको डिटेल में। तो जो हमारा पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, राइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ फैक्ट। ये एक फैक्ट पे रिवॉल्व करता है। अब वो जो फैक्ट है वो फिजिकल फैक्ट भी हो सकता है, वो एक मेंटल फैक्ट भी हो सकता है। ओके, फिजिकल फैक्ट मतलब जो भी मैं देख सकता हूं, जो भी मैं सुन सकता हूं, जो भी मैं परसीव कर सकता हूं, जो भी मैं स्मेल कर सकता हूं, राइट, एनीथिंग विच आई कैन परसीव्ड थ्रू माई सेंसेस, एनीथिंग विच आई परसीव्ड through my senses. Okay, that is the physical fact. Mental fact क्या होता है? Something which is hidden, right? Something which is in my mind. Something which is in my mind, right? And माइंड के साथ साथ मैं कॉन्शियस भी हूं इस चीज के बारे में, विच आई एम कॉन्शियस ऑल्सो, राइट? समथिंग विच इज इन माई माइंड एंड आई एम कॉन्शियस अबाउट इट। ठीक है, it will be my mental fact, that is my intention, my knowledge, my good faith, reason to believe. For example, intention, तो जो इंटेंशन है ये भी तो एक फैक्ट है, बट ये मेरा मेंटल फैक्ट है ना। बट जो मेरा इंटेंशन है वो मेरे माइंड के अंदर है, बट वो मेरे कंडक्ट से दिखेगा। इज इट क्लियर? एंड आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट माई इंटेंशन कि अगर मुझे किसी को मर्डर करना है और मैं गोली चला रहा हूं तो मैं उसके सर पे मार रहा हूं, तो दैट मीन्स आई हैव अ इंटेंशन टू किल, एंड फॉर दैट इंटेंशन आई एम वेरी कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि मैंने उसके सर पे गोली मारी है, राइट? ओके, तो इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, या आपका गुड फेथ हो गया कि मैंने तो गुड फेथ में कहा। जैसे अगर मैंने डांट दिया आपको, मैं तो गुड फेथ में डांट रहा हूं ना। मैं बोलूंगा आपको कि यार अगर ऐसी गलती करते रहोगे तो आपका कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो मैंने गुड फेथ में करा ना, इंटेंशनली आपको लुक डाउन थोड़ी करा है मैंने। मैं कभी चाहूंगा नहीं कि मैं आपको लुक डाउन करूं, राइट? इज इट क्लियर? तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो एंटायर साक्ष्य अधिनियम है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ फैक्ट दैट कैन बी अ मेंटल फैक्ट और अ फिजिकल फैक्ट। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है ये या तो मेंटल फैक्ट हो सकते हैं और फिजिकल। ठीक है, अब ये फैक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट,
राइट। एक होता है सेकेंडरी फैक्ट। अब आपको प्रिंसिपल फैक्ट से तो नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज योर बेसिकली फैक्ट एंड इशू। दैट इज बेसिकली योर फैक्ट एंड इशू। बट जो सेकेंडरी फैक्ट है दैट इज योर सर्कमस्टांशियल फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट, दैट इज योर substantial और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, फैक्ट एंड इशू कि क्या ए किल्ड बी, रेलेवेंट फैक्ट वहां पर ए दिखाई दिया था, वहां पर ए वॉज प्रेजेंट, दैट इज योर रेलेवेंट फैक्ट। ए किल्ड बी, दैट इज योर फैक्ट एंड इशू। क्यों? क्योंकि ए कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि आपने मारा। सो एनी फैक्ट which is asserted by one party and denied by other party will be a fact and issue. समझ में आया my dear students? Any fact which is asserted by one party and denied by other party will be your fact and issue. क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपने मारा है, आप कह रहे हो आपने नहीं मारा है, तो ये जो मारने वाली बात है ये फैक्ट एंड इशू बन गया ना, ये एक इशू बन गया। दैट इज योर प्रिंसिपल फैक्ट। अब इसको आपको प्रूफ करना। अब आप कैसे प्रूफ कर रहे हो? मैं कह रहा हूं आपने मारा, कैसे? गोली से मारा है, तो पुलिंग अ ट्रिगर विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। मैं उसको फैक्ट एंड इशू को रेलेवेंट फैक्ट से प्रूफ करूंगा। समझ में आया? अब आप बोलोगे वो जो गोली चलाई थी वो तो डिफेक्टिव गोली थी, उससे गोली चल ही नहीं सकती, तो वो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। आप कह रहे हो जो गन है वो डिफेक्टिव है, तो ये भी तो एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया जिसको आप फैक्ट एंड इशू को डिसप्रूव कर रहे हो कि भाई मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूं आपने मारा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको ना यहाँ पे रोक लेता हूँ, राइट, क्योंकि इसमें ना अभी मेरे को एक और थोड़ा एक केस लॉ बताना है, बट यहाँ लाइट जाने की वजह से ना एसी बंद हो गया और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट। एनीवेज, तो आपको बट यहाँ तक समझ में आया थोड़ा? इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास टुडे, क्योंकि कल मैं आपको केस लॉ से शुरू करूँगा और केस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके फैक्ट्स बहुत सारे। फिर अब कल तो प्रॉपर आपका साक्ष्य अधिनियम शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज टुडे इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी क्लास कि फैक्ट्स क्या होते हैं, राइट, प्रिंसिपल फैक्ट क्या होता है, मेंटल फैक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सब चीज़ें, राइट, कि हमारा साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कौन फैक्ट कौन प्रूफ करेगा, कौन डिसप्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, राइट, ओके। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, सेकेंडरी मतलब फोटोकॉपी। ओरल एविडेंस से भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो तरह तरह की चीज़ें मैंने आपको आज बताई है, इसको आप आज रिवाइज करना, राइट। बाकी कल से आई विल बी डिस्कसिंग द केस लॉ एंड द टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द प्रॉपर साक्ष्य अधिनियम। अभी तक इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, राइट, ओके। नाउ ask if you have any question in today's class. If everything is clear, then give me a thumbs up. आदित्य ठीक है, खुशी ठीक है, राखी ठीक है, राधिका ठीक है, श्वेता ठीक है। अच्छा, let me just close this recording. Wait for 1 minute. Let me close this recording.